सिद्धार्थ जी को या संभव हो तो, है ना? मुझे भी ठीक है। गंगाधर जी जी सर, नमस्कार। अपने कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यक्रम के अध्यक्ष दोनों की अनुमति से कार्यक्रम आरंभ करिए। ठीक, मैं म्यूट हो रहा हूँ। जी सर, नमस्कार। आज के अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के सभी पदाधिकारी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री सोमदत्त शर्मा जी, डॉक्टर घनश्याम शर्मा जी, मेजर सरस चंद्र त्रिपाठी जी, सिद्धार्थ जी, डॉक्टर अतुल शर्मा जी, अमन अंगरीशी जी, डॉक्टर आनंद पाटिल जी तथा आज के व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी। आज के व्याख्यान में अध्यक्षता कर रहे हैं वेद मिश्र शुक्ल जी। आप सभी को मैं गंगाधर सादर प्रणाम करता हूं। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से इस व्याख्यान में हमारे साथ जुड़े सभी विद्वज्जन श्रोताओं का संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के तत्वावधान में पाक्षिक व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं, जिनमें विभिन्न सृजन क्षेत्रों के विद्वानों को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस कड़ी में आज के व्याख्यान का विषय है साहित्य का समकाल और लोकमन। इस विषय पर व्याख्यान देने हेतु हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, परिचय दास जी के नाम से भी जाने जाते हैं। आज हम इन्हें सुनने वाले हैं। हमारी यह परंपरा है कि प्रत्येक व्याख्यान का आरंभ हम कल्याण मंत्र के साथ करते हैं। तो कार्यकारी अधिकारी तथा आज के वक्ता के अनुमति के साथ कल्याण मंत्र के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। सुब्रत शर्मा जी। जी शुरू करें। आज के अध्यक्ष जी डॉक्टर वेद मित्र जी हैं। जी सर, उन्हीं की अनुमति चाहिए। जी सर, वेद मित्र जी और रविंद्रनाथ जी से कल्याण मंत्र करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी, आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन नव नालंदा महाविहार सम विश्वविद्यालय नालंदा में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं। आपकी अनेक विषयों पर पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। आपने ललित निबंध, कविता, समालोचना आदि में नए रचनात्मक हस्तक्षेप किए हैं। आप हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार एवं मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली सरकार के सचिव रह चुके हैं। आपकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी होती रहती हैं। आपने अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया है तथा वर्तमान में आप गौरवशाली भारत पत्रिका के प्रधान संपादक भी हैं। आज के व्याख्यान के विषय को आप अच्छी तरह जानते परखते हैं। साहित्य ने भारतीय लोकमन को कैसे प्रभावित किया है और भारतीय लोकमन किस तरह अपनी पारंपरिक विचार छवि से समकालीन सृजन को प्रभावित करता रहा है, यह चिंतन का विषय है। आप इस विषय के निष्णात विद्वान हैं। विषय के गांधीर्य और समकालीन वातावरण एवं आवश्यकता को आप अच्छी तरह समझते हैं। आपका व्याख्यान हमारे लिए एक निधि के समान होगा तथा सभी श्रोताओं के लिए आपके विचार अवश्य ही लाभदायक होंगे। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं सर। आज के व्याख्यान आभार आपका। अलका जी का स्वागत कर लीजिए, वे स्वागत भाषण करेंगे। आप क्रम भूल रहे हैं। जी सर। अब मैं औपचारिक रूप से स्वागत वक्तव्य हेतु सुश्री अलका जी को आमंत्रित करता हूं, जो शिक्षा विभाग तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय की विद्यार्थिनी है। वे आए और सबका स्वागत करें। अलका जी।
धन्यवाद गंगाधर रामडगी जी कि आपने मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया कि मैं अपने समक्ष उपस्थित महानुभावों का स्वागत कर सकूं। धन्यवाद। चरण स्पर्श। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ एक ऐसा मंच है जो कई कलाकारों को जोड़ता है। मैं अलका झा आज व्याख्यान में उपस्थित अतिथि, श्रोता, संघ के पदाधिकारी एवं आयोजकों का सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस ऑनलाइन व्याख्यान में हम सभी के समक्ष मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, जो कि परिचय दास के रूप में चर्चित हैं। आप वर्तमान में नालंदा महाविहारश्रम नालंदा के हिंदी विभाग के प्रोफेसर व अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आदरणीय, आप हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार एवं मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली सरकार के महासचिव रह चुके हैं। गुरुवर, आपने ललित निबंध, कविता, समालोचन में अपने हस्तक्षेप दर्ज किए हैं। आपने इंद्रप्रस्थ भारती, परिषद, संस्कृति जैसे कई पत्रिकाओं का संपादन किया है। गौरवशाली पत्रिका के प्रधान संपादक रह चुके हैं। आदरणीय, आज आपकी उपस्थिति इस मंच को सुसज्जित कर रही है। आपने यह बहुमूल्य समय हमें दिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत आभार आपका अलका जी। हम सभी के समक्ष ऐसे अध्यक्ष के रूप में वेद मित्र शुक्ल जी उपस्थित हैं, जिन्होंने अल्पायु में ही कीर्तिमान रच डाला है। वेद मित्र शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बाल्य साहित्य, अनुवाद, आलोचना, संपादन, कहानी, संस्मरण आदि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जो कि सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। महोदय वर्ष 2008 से ही हिंदी विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक के रूप में अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। महोदय, आपके नाम में ही मित्र है और आपके संबंध में जितना मैंने सुना है, आपके स्वभाव उसका पर्याय है। मैत्री भाव रखते हुए आपने आमंत्रण स्वीकार किया, अतः आपका कोटि कोटि आभार, स्वागत है। इस संघ में एक ऐसी हस्ती उपस्थित है जिन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। न जाने आने वाली कितनी ही पीढ़ियां आपके महत्वपूर्ण कार्य से लाभान्वित होंगी। मैं बात कर रही हूं डॉक्टर सोमनाथ शर्मा जी की। आपने आकाशवाणी के माध्यम से लोक संवाद परियोजना पर कार्य किया है, जिसमें असंख्य लोकगीत, लोक कथाओं की रिकॉर्डिंग की गई है। आप संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पूरा संघ आपके ही मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहा है। आपका सहृदय स्वागत है आदरणीय। पवन जिस दिशा में चले उस ओर बहाव आसान होता है। पवन जिस दिशा में चले बहाव तो उस ओर आसान ही होता है, परंतु विपरीत होने पर भी आनंद के साथ पार करने वाले कम ही होते हैं। ऐसे लोगों में आते हैं आनंद पाटिल जी। आपने तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय में सितंबर 2013 में पहली बार पहल की थी हिंदी विभाग को स्थापित करने की। ठीक एक वर्ष बाद सितंबर 2014 में विभाग की विधिवत शुरुआत भी की। आप अध्यक्ष और संस्थापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आदरणीय, इस व्याख्यान के पीछे आपके कार्यों की मैं सराहना करती हूँ और आपका भी स्वागत करती हूँ। यह पूरा संघ और यह ऑनलाइन मंच कई हस्तियों और कार्य और कलाकारों से सुसज्जित है। घंटों निकल जाएंगे परंतु शब्द कम ही पड़ेंगे। संघ के महासचिव डॉक्टर घनश्याम जी, कोषाध्यक्ष मेजर सरस चंद्र त्रिपाठी जी, संगठन सचिव श्री सिद्धार्थ जी, भारत इतिहास कोष के संयोजक डॉक्टर अतुल गुप्ता जी, मीडिया प्रभारी श्री अमन अंग ऋषि जी जैसे सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस पूरे व्याख्यान का संचालन डॉक्टर गंगाधर रामडगी जी कर रहे हैं, जो कि मेरे सीनियर भी रह चुके हैं। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। आज कृतज्ञता ज्ञापन का कार्य सुश्री सुमिता जी संभाल रही हैं। महोदया, मैं आपका स्वागत करती हूँ। अंततः संपूर्ण रूप से मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रोता और महानुभावों को मेरा नमन और हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद अलका जी। आपका ये उत्साहवर्धन स्वागत हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हुआ और आगे भी होता रहेगा। जैसे कि आज का जो विषय है साहित्य का समकाल और लोकमन, इस विषय के संदर्भ में डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। विषय को आप अच्छी तरह समझते हैं
आपका चिंतन, यह आपका जो विषय के संदर्भ में जो चिंतन होगा वह हमारे लिए लाभदायक होगा, सभी श्रोताओं के लिए। तथा मैं अधिक समय न लेते हुए डॉक्टर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं। स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आप सबका। सबसे पहले मैं सम्मान्य श्रीमान सोमदत्त शर्मा जी, हमारे डॉक्टर आनंद पाटिल जी, डॉक्टर वेदमित्र शुक्ल जी, गंगाधर जी, अलका जी और अतुल जी, घनश्याम जी और अन्य जितने भी पदाधिकारी हैं, ऋषि और तमाम जो हमारे इस संघ के सम्मान्य पदाधिकारी हैं, मैं क्षमा याची हूं कि सबका नाम अपने इस शब्द में ही ले के समाहित कर दे रहा हूं, तो जिनका नाम नहीं ले पाऊं उनके लिए मैं क्षमा याची हूं, लेकिन उनके प्रति अत्यंत आदर मेरे मन में है। मैं इस संघ का और सम्मान्य सोमदत्त जी और आनंद जी और आप सबका आभारी इसलिए हूं कि आपने एक ऐसा विषय चुना मेरे लिए जो मैं कह पाऊं कि साहित्य किस दिशा में चल रहा है अथवा उसके चलायमान होने की स्थितियां क्या है। साहित्य से अर्थ मेरा यहाँ केवल हिंदी साहित्य नहीं होगा, साहित्य से अर्थ इसकी विस्तृतता होगी, भारतीय साहित्य होगा, उसमें बहुत से आयाम छुपे होंगे। सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक होगा कि साहित्य में जो विचारों का खुलापन है, यानी खुले विचारों का बनने के लिए साहित्य पढ़ना एक उत्कृष्ट मानसिक कंडीशनिंग है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर मानसिक कंडीशनिंग चाहते हैं तो आपको साहित्य पढ़ना चाहिए और उससे आपके विचारों में जो एक संघनन होगा, जो एक नई दृष्टि का सूत्रपात होगा, वह एक महत्वपूर्ण बात होगी। क्योंकि जैसे आप ऐसे समझें कि कोई काल्पनिक आप कथा पढ़ते हैं, उस काल्पनिक कथा को पढ़ने के बाद जो आपके मन पे निष्पत्ति होती है, यह वही नहीं होती है जो अखबार का कोई आप अखबार की कोई टिप्पणी पढ़ लें या कोई अखबार का आलेख पढ़ लें। तो यह जो भीतर किसी भी कविता के या किसी साहित्यिक रचना के भीतर की जो उपस्थिति है, वह किसी सामान्य आलेख से इतर कैसे, किसी साहित्य की साहित्यिकता बनती कैसे है, उसका जो सहित भाव है वह निर्मित कैसे होता है, जो अखबारों की सूचना से अलग होता है। हम सब जानते हैं कि हम सब एक सूचना के युग में रह रहे हैं, अतिशय सूचना के युग में, किंचित हद से ज्यादा सूचनाओं के युग में। सुबह उठते ही जो व्हाट्सएप से लेके अखबारों तक की और पूरे रेडियो से लेके टेलीविजन तक की, और मतलब व्यक्ति की निजता और अंतरंगता का जो निरंतर क्षय और लोप हुआ है, वह यह बताता है कि पब्लिक माइंड यानी कि जनमन या जो फोक है, वो जो लोक है, वह किस तरफ जा रहा है और सूचनाएं किस तरफ जा रही हैं। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि जब एक विज्ञापन आता है कि कुछ मीठा हो जाए, तो चॉकलेट का वो विज्ञापन होता है, वो किसी गुड़ का विज्ञापन नहीं होता। लोग कहीं है और सूचनाएं कहीं हैं, जीवन कहीं है और विज्ञापन कहीं है। यह जो एक व्यतिक्रम है या जो उसके बीच का अंतराल है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और यह देखा जाना चाहिए। वास्तव में साहित्य करता क्या है, जैसा कि लोकमन की जो बात आई है, वास्तविक दुनिया के निर्णय लेने के पीछे के जो दबाव है ना, जो तनाव है, साहित्य उनसे विमुक्त करता है, उनको रिलैक्स करता है, डाइल्यूट करता है, उनका संघनन करता है। और फिर क्या करता है कि जो पात्र होते हैं साहित्य के, नेटवर्क इशू।
हेलो गंगाधर जी। लगता है नेटवर्क। हाँ हाँ सर, नहीं डॉक्टर साहब आप कनेक्ट हो। तो मैं क्षमा याची हूँ इस बीच में जो अंतराल हुआ। एक्चुअली जो मानसिक बंधन की स्थिति इस समय हमारे समकाल में आई है, तमाम तरह के दबावों के बीच में, रोजमर्रा के तनावों के बीच में, अब इसमें स्थिति क्या है कि तर्क संगतता और जो रचनात्मकता है वो क्षरित होती गई लगातार। तनाव से जो तर्क संगतता है और जो रचनात्मक जो होने की प्रवृत्ति है, उसके पीछे की हानियां है, यह बहुत लक्षित किया जाना चाहिए। और एक जो कविता का चरित्र है या जो कथा में कोई पात्र आपको कहीं ले जाता है, उससे आपका जो सोच है, आपका जो मानसिक बदलाव है, वो करने में समर्थ होता है। तो सूचना से जिस तरह आप साहित्य की ओर बढ़ते हैं, कलात्मकता की ओर बढ़ते हैं, रचनात्मकता की ओर बढ़ते हैं, वहां आपकी जो व्यष्टि है वह विस्तृत होती है, वह समष्टि की ओर जाती है। मैं अभी सामाजिकता की ओर बाद में आऊंगा। मैंने सिर्फ ये कहा निवेदन के रूप में कि व्यष्टि विस्तृत होके समष्टि बनती है। तो ये जितनी आंतरिक भावनाएं हैं मनुष्य की, जो कि लगभग विलुप्त होने के क्रम में है, क्योंकि सूचनाओं का जो अंबार है, जो बाढ़ है, हमारा जो साहित्य का जो समकाल है, वो हमारे जीवन का ही समकाल है, हमारे समय का समकाल है। और इस समय के प्रतिरूप के रूप में हम आंतरिक भावनाओं का निरंतर क्षरण देखते हैं। विचारों का भी हम अभाव देखते हैं। आप ये न समझें कि वैचारिकता का हनन नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यह कितना द्वंद्व है कि कहा जा रहा है कि यह वैज्ञानिक युग है, तर्कणाएं बढ़ती हैं, लेकिन क्या ही एक अजीब बात है कि इसी युग में किसी शरीर के 36 टुकड़े भी होते हैं। यानी कि एक तरह से मानवीय विचारों का लगातार क्षरण भी हो रहा है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि हम वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहे हैं, कितना एक कॉन्ट्रडिक्शन है, कितना एक तरह से विरोधाभास है, कितना हम व्यक्ति के मैंने जीवन के अंतरंग प्रसंगों को 36 टुकड़े में बांट देते हैं। यह द्वंद्व है हमारे जीवन का, जो साहित्य में प्रतिफलित होता है। एकदम से साहित्य जीवन का प्रतिफलन नहीं होता, लेकिन साहित्य प्रतिफलन भी होता है। साहित्य एकदम से समाज का दर्पण नहीं होता, लेकिन दर्पण होता है। एकदम से साहित्य समाज की मशाल नहीं बन सकता, लेकिन होता है, क्योंकि साहित्य कोई प्रतिलिपि नहीं है समाज की, फोटोकॉपी नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि जो समाज में लक्षित हो रहा हो एग्जैक्टली साहित्य उसको दिखाई दे, और उसका काम है खाली कॉपीगिरी करना, उसकी प्रतिलिपि बनना, फोटोस्टेट होना। तो चाहे समाज का फोटोस्टेट होना हो, चाहे व्यक्ति का फोटोस्टेट होना हो, साहित्य इसकी मनाही करता है। क्योंकि साहित्य एक गहन अंतरंग आलाप है, एक विस्तृत संवाद है, बहुत दूर तलक तक जाने वाली आवाज है, अनंत काल तक बिछने वाली घास है। वो एक ऐसी दूब है जो केवल क्षण भर के लिए नहीं होती। उसमें एक तरफ क्षणता होती है, लेकिन एक तरफ उसकी शाश्वतता होती है। जैसे व्यक्ति की निजता क्षण भर की हो सकती है, लेकिन वही निजता अगर यानी क्षणों को ही जोड़ दे तो वो शाश्वतता में बदलती है। शाश्वतता है क्या? शाश्वत होने का मतलब क्या है? शाश्वत होने का मतलब है एक ऐसा गहन प्रवाह जो किसी वैचारिकता को, किसी अंतरंगता को सुदूर तक ले जाने में सक्षम हो, ये उसका अर्थ है। और जैसा कि इंपॉर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोक मन का अर्थ ये हुआ कि किसी दूसरे में अवस्थित होकर के। अभी देखिए, अन्यता को अगर आप मान्यता नहीं देंगे, दी अदरनेस, दूसरे को अपना नहीं समझेंगे, पराये को अगर अपना आप नहीं समझेंगे, तो साहित्य की सृष्टि संभव नहीं है। लोकमन कहता है कि पराये को पराया मानो ही नहीं, यह लोकमन कहता है। उदाहरण के रूप में
गर्मी खूब पड़ रही हो और आप राही हो, किसी गांव में अरहर की खेत से होते हुए किसी दूसरे के गांव में जा रहे हो, बहुत तेज प्यास लगी है, किसी के गांव के किसी दरवाजे पे चले जाइए, एक किसान के यहाँ एक डलिया में गुड़ देगा और आपको पानी देगा और आपकी हाल चाल पूछेगा, कहेगा भैया बैठ जाओ खटिया पर 2 मिनट बैठ के जाओ। यह जो लोक मन है वह अन्यता में व्यक्ति का प्रवेश कराता है, दी अदरनेस को एक्सेप्ट करता है, उसमें बहुलोकतांत्रिकता है, बहुवचनात्मकता है, प्लूरल अप्रोच है, उसका सिंगुलर नहीं है। यह जो लोक मन है, मैं एक चीज बताना चाहता हूं आप सभी मित्रों को, आप सभी विद्वान हैं, लोक साहित्य निजी साहित्य नहीं होता, आप जानते भी होंगे। फोक जो साइकोलॉजी है वह व्यक्ति की साइकोलॉजी नहीं होती, वह एक विराटता की साइकोलॉजी होती है। जैसे घाघ भड्डरी की जितनी कहावतें हैं वो केवल घाघ की या केवल भड्डरी की नहीं है, वह एक लोक संपूर्ण विस्तार की कहावतें हैं कि बादल कब आएगा, बारिश कब होगी, हवा कब चलेगी। यह भिखारी ठाकुर का कोई भी प्रवासी गीत आप देख लीजिए, भोजपुरी में विदेशिया का कोई भी गीत आप देख लीजिए, उसमें जीवन के प्रवास के बहुत सारे कण और क्षण हैं। वह अन्यता में प्रवेश है, दी अदरनेस में एंट्रेंस है। यह लोक मन बहुत इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण काम वो करता है, वह किसी को पराया होने ही नहीं देता, अपने को भी पराया नहीं होने देता। अनेक बार आपने देखा होगा कि आप खुद के ही पराये हो जाते हैं, खुद का ही एक तरह से प्रतिलोम हो जाते हैं। रावण को मंदोदरी ने बहुत समझाया कि न करो ऐसा भाई, किसी की स्त्री को लाके अपहरण करके रखे हुए हो, ये काम अच्छा नहीं है, वापस करो। स्त्री ने क्या गलती की है, उसके पति से तुम्हारा द्वंद्व है, जो करना हो करो, लेकिन एक मेहरारू की एक स्त्री की क्या गलती है। लेकिन रावण स्वयं का ही प्रतिलोम बन चुका था, खुद का ही विरोधी हो चुका था। लोग क्या करता है कि स्वयं में उपस्थित होने की प्रेरणा देता है, एक संभावना देता है, गतिशीलता देता है, डायनेमिक्स देता है। आप किसी मेले में जाइए, आप मेले में जाते हुए विस्तार से एक सामाजिकता में रहते हुए भी आपकी व्यस्तनिष्ठता बनी रहती है। और इसका उल्टा भी होता है। जैसे मैं अपने गांव जाता हूं, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में मेरा गांव रामपुर कांधी है। मैं जब जाता हूं, अभी मैं गया था अपने गांव दिवाली में, वहां एक सूर्य मंदिर है, छठ का मेला लगता है, तो सूर्य मंदिर के पास में गया तो वहां मैंने देखा कि जितनी चाहे गुड़ की जलेबी हो, चाहे वहां कोई लोकगीत का गायन हो, ये सब हमें इस तरह के आभास देते हैं, अंतरंग प्रवास देते हैं भीतरी, कि हम कहीं जाके भी फिर लौट आते हैं अपने भीतर। एक सूरदास का सुंदर सा गीत है, मतलब उनका पद है जिसकी लाइन है, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पुनः जहाज पर आवे। साहित्य आपको ललित निबंध की तरह अत्यंत दूर तक की यात्राएं कराता है और फिर लौट करके अंतस्थल में आपको अवस्थित कर देता है। लोकमन साहित्य से यही अंतरंग स्थापित करता है। आप कभी भी अपने से दूर नहीं जा पाते, दूर जाते हैं बहुत दूर, फिर वापस अपने चित्त में अवस्थित होते हैं। हमारा जो भारतीय चित्त है उसकी सांस्कृतिक अवस्थिति क्या है? हम यात्राएं करते हैं दूर से दूर तक, लेकिन अपना घर नहीं छोड़ते। घर मतलब आपके भीतर जो आपका घर बना हुआ है उसको नहीं छोड़ते। दुनिया के तमाम होटलों में रहते हैं, तमाम जगहों में रहते हैं, तमाम खाते हैं पीते हैं, लेकिन अंत में आपको आकर अपने घर की रोटी दाल पसंद आती है। ये जो आपके भीतर का चैतन्य है, आपके भीतर का जो एक आपके भीतर की चित्त है, उस चित्त की भारतीयता पे जाइए। भारतीय मन अनेक लोगों को कनेक्ट करता है और कहता है कि जितने विचार दुनिया से मिल सके
आप सोचिए, हजारों साल पहले ऋग्वेद में आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः क्यों कहा गया कि दुनिया भर के विचार हम तक आए, दुनिया भर के विचार। उन्होंने कहीं एक देश, एक समाज, एक कुल, एक तंत्र की बात नहीं उठाई। आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः, दुनिया भर के विचार, दुनिया भर के जो 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 थॉट्स हैं, दुनिया भर के जितने सोच हैं। और आप ऋग्वेद के अगले प्रसंगों में जाएं तो महिदास कवि हुए हैं, मतलब ऋचाकार हुए हैं वो ऋग्वेद में। वो कहते हैं कि ये जो फसलें हमारे गांव की है, हमारी धरती की है, वो सुनहली हो, सुंदर हो, और हमें इससे अन्न की प्राप्ति हो, हमारा भंडार बढ़े। आप कल्पना देखिए कि एक तरफ वो धरती की हरियाली की बात करते हैं, आज जो हम खासतौर से पर्यावरण और पारिस्थितिक इकोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो दृष्टा कवि है, ऋग्वेद में कोई सृष्टा नहीं होता, वेद में सृष्टि नहीं कोई करता किसी ऋचा की, वह दृष्टा होता, दृष्टा भाव, देखने का भाव। यह देखना छोटी क्रिया नहीं है, बहुत बड़ी क्रिया है। देखना एक तमीज है, एक तहजीबो तमद्दुन है, अखलाके ख्याल है। वो उसको देखने का जो दृष्टिबोध है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम बार बार जो यात्राएं करते हैं, मेले में जाते हैं, वो खुद की यात्राएं करते हैं, खुद के मेले में अपने को पाते हैं। हम उत्सवों में जाते हैं। आप देखिए, दिवाली एक उत्सव हमारे यहाँ है। हम कभी दशहरा के मेले में जाते हैं, उत्सव में जाते हैं। दशहरा उत्सव क्यों बन जाता है बताइए? वो इसलिए नहीं उत्सव बनता है कि 3 हम पुतले खड़े कर लेते हैं और एक कोई नेता आके कॉलर उठा के और उसमें गोली, मतलब वो गोली नुमाज कर तो पिस्टल से वो दाग देता है और तीनों पुतले जल जाते हैं। वो इसलिए है क्योंकि राम हमारी धमनियों में है, राम हमारी शिराओं में है। एक आदमी जो जमीन से उठ करके बहुत बड़ा, जमीन मैंने इसलिए कहा कि राम तभी राम बने थे जब वो जमीन पे गए, आदिवासी इलाके में गए, मध्य प्रदेश के पहाड़ों में गए, जब सत्ता से हट गए, ताकत में रह के उन्होंने ऊर्जा नहीं अर्जित की, ताकत में आके अच्छा राज दिखाया। तो साहित्य कई बार संताप का उत्सव है, दुख का भी उत्सव है। साहित्य उन गरीब गुरबा हाशिए पर पड़े हुए लोगों का आख्यान है, जो हाशिए पर हैं, जो साहित्य की मुख्य धारा में नहीं है, जो जीवन की मुख्य धारा में नहीं है, खाने खाने को मोहताज है। साहित्य उनकी दृष्टि का उत्सव मनाता है, साहित्य उनको उत्सव की सृष्टि देता है। फणीश्वर नाथ रेणु का मैं कहना चाहूंगा, आप कभी देखें मैला आंचल या परती परिकथा, आप देखें उनका, तो जितने गरीब गुरबा गांव के पात्र हैं, उन पात्रों से वो जिस तरह से, जो खाने खाने को मोहताज हैं, जिनके पास आज खाए तो कल की चिंता है, लेकिन वो जिस तरह की भाषा रसात्मक रसमयी बोलते हैं, जिस तरह से जीवन का उत्सव मनाते हैं, यह रेणु ने सिद्ध कर दिया कि गीत गाना और उत्सव मनाना केवल बड़े लोगों की चीज नहीं है, वह तो सामान्य जीवन के उत्ताप है, सामान्य जीवन की ऊष्मा है, सामान्य जीवन की ऊर्जा है। तो यह उत्सव धर्मिता साहित्य लाता है उन सुदूर हाशिए पर पड़े हुए लोगों के माध्यम से, जो साहित्य के वंचित हैं, साहित्य की मेन स्ट्रीम में नहीं है, और साहित्य की मेन स्ट्रीम से पहले जीवन की मेन स्ट्रीम में नहीं है, समाज की मेन स्ट्रीम में नहीं है। तो साहित्य उन सामाजिक रूप से वंचितों के भी प्रश्नों को खड़ा करता है। वह देखता है कि कौन इतिहास की धारा में छूट गया। साहित्य का समकाल हमको बताता है कि साहित्य केवल उन्हीं का पक्षधर नहीं है जो साहित्य में ताकतवर हैं। जो छठ की पूजा करता है वो जानता है कि उगते सूरज के साथ साथ सबसे पहले हम डूबते सूरज को सलाम करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हम समन्वय रखते हैं,
हम डूबते और उगते दोनों के बीच का एक बीच भाव रखते हैं, एक समन्वय भाव रखते हैं, एक संश्लिष्ट भाव रखते हैं। और जो प्राकृतिक हमारा तत्वबोध है, जो भारतीय हमारे समाजों में, भारतीय मनीषा में है, उसकी सामाजिक अनुभूति करने का नाम छठ पर्व है। वह लोक मन हमारा है, वह लोक दृष्टि है। क्या आप समझते हैं कि सूर्य जो है वो बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं है? वह देवता नहीं केवल सूर्य है, वो साइंटिफिक अप्रोच है उनके पास। इसलिए है कि हमारी जितनी प्रकृति है वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं करती। गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंग हो, क्लर्क हो, ऑफिसर हो, प्राइमरी का टीचर हो, प्रोफेसर हो, कोई हो, सूर्य की किरण सबके लिए बराबर है। यह बराबरी का जो भाव है वो मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ चित्त का निदर्शन है। यह जो सृष्टि के चित्त का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है वह केवल सूर्य से नहीं मिलता। आप देखिए कि कुछ ऐसे देवता हमारे वेद काल में रहे, जैसे वरुण है, अग्नि है। आप इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं पा सकते। हमारे सनातन में एकदम सांप्रदायिकता नहीं रही है। आप वेद मंत्रों को पढ़ते हुए कहीं फील ही नहीं करेंगे कि किसी धर्म के लिए बात कही जा रही है। धर्म से मतलब यहां मैं ऑर्गेनाइजेशनल रिलीजन की बात कह रहा हूं। धर्म का जो अर्थ कर्तव्य पथ में निहित है, मैं उसकी बात नहीं कह रहा। धर्म तो कर्तव्य है, एक तरह से हमारे मनुष्यता की चरम सृष्टि है धर्म। तुलसीदास ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे की सेवा करना, दूसरे का हित करना, इससे अच्छा कोई धर्म नहीं है। लेकिन जो हम धार्मिक शब्द का आजकल यूज करने लगे, प्रयोग करने लगे, उसमें धर्म से अर्थ शायद यह होने लगा है कि एक जो संगठनात्मक जो प्रवृत्ति है, आनुष्ठानिक प्रवृत्ति, रिचुअल्स के जो बोध होते हैं, उसको हमने धार्मिकता कहा। तो धार्मिकता यहाँ विस्तृत अर्थों में है, एक कर्तव्य पथ के रूप में, कि जैसे ये हमारा धर्म है कि हम एक काम करें। पिता का धर्म है कि बेटी को गति दे, उसको पढ़ाए, यह धर्म है उसका। एक शिक्षक का धर्म है कि वो पढ़ाए। यह एक जो विरल सामाजिक अनुभूति है मनुष्य के भीतर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो साहित्य का समकाल है, साहित्य का जो प्रेजेंट है, जो कंटेम्परेरी जो सिनेरियो है, वो इस बात में निहित है कि व्यक्ति के भीतर की इयत्ता कितनी विस्तृत होकर सामाजिक रूप में घटित हो रही है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में निवेदन आपसे किया था मित्रों, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समष्टि की उपनिवेशिता नहीं है। अंग्रेजी में कहें तो जो आपका पर्सनल है वह किसी सोसाइटी का कॉलोनी नहीं है। अक्सर मार्क्सवादी हमारे मित्रों का आख्यान होता है कि जो व्यक्ति की सामाजिकता है वो बड़ी है व्यक्ति की निजता से, लेकिन ऐसा नहीं है। अज्ञे जी ने इसको अनेक बार कहा है और तमाम हमारे विजय देवनारायण शाही से तमाम लोगों ने कहा इस बात को कि निजता भी पैरेलल इंपॉर्टेंट है सामाजिकता की तरह से। हम खंडित क्यों व्यक्तित्व को देखते हैं, निजता को सामाजिकता से लड़ाने की माने बाइनरी क्यों देखते हैं, द्वंद्वात्मकता क्यों देखते हैं? यह जो व्यक्ति का विभाजन है, हमारा व्यक्तित्व विभाजन है, वह साहित्य में भी कई बार अहैतिक रूप से आता है, जो कि साहित्य मूलतः जोड़ने की कला है, साहित्य उसमें है। वो विभाजन को संकेतित करता है, साहित्य विभाजन करता नहीं है, वो उंगली दिखाता है कि अगर आप विभाजन करते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। अनेक मैं उपन्यासों का और अनेक कविताओं का उदाहरण आपको दे सकता हूं, लेकिन यहां समय जाया होगा तो हम अपनी बात कहेंगे। आप सब जानते हैं कि चूंकि हमारा जो साहित्य का समकाल है, जो साहित्य का प्रेजेंट है, उसमें वास्तविकताओं के चित्रण पर बहुत बल दिया गया। हम सभी मित्र जानते हैं, सभी अध्यापक हैं, सभी पढ़ते लिखते हैं। अब सवाल इस बात का है कि वास्तविकता क्या है। मैंने
वास्तव किसको कहें? क्या वास्तव वह एक कुयथार्थ है जो जैसा दिख रहा है वैसा साहित्य में ले आ जाए? यह तो बहुत ही भोड़ा और बहुत ही फूहड़ किस्म का आख्यान होगा। जो साहित्य अपने कल्पनात्मकता को विकसित नहीं करता, इमेजरी पावर नहीं रखता, कल्पनाशीलता नहीं रखता, उसका निहितार्थ क्या है बताएं? और वो यथार्थ क्या है जो केवल, अगर नागार्जुन जी का कठिन शब्द लें, थोड़ा सा माफ करिएगा, जो यथार्थ केवल गोबर की चोंच हो, यानी इतना कट यथार्थ हो जिसमें कल्पनाशीलता नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? कई बार जो हमारे अक्सर जो हमारे मार्क्सवादी मित्र हैं वह अति यथार्थ पर या यथार्थ पे बल देते हैं, यानी रियलिज्म पर और सुरियलिज्म पे बल देते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि वो यथार्थ कैसा होगा? क्या यथार्थ का एक ही पक्ष है? क्या यथार्थ बहुआयामी नहीं है? जो यथार्थ एक किसान देखता है, क्या वही यथार्थ उस किसान के अन्न को खरीद करके जो बिचौलिया वह भी वही यथार्थ देखता है? उसका यथार्थ वो नहीं है। यानी यथार्थ के अत्यंत विस्तृत अनेक रूप हैं। इसलिए साहित्य जो है अनेक बार यथार्थ को क्रिएटिव तरीके से प्रस्तुत करता है। यह शब्द मैं इन्वर्टेड कामा में अपने मित्रों के लिए कहना चाहूंगा, खासतौर से वो मित्र जो अभी नए उभरते हुए विद्यार्थी हैं। यथार्थ हमेशा सर्जनात्मक रूप में क्रिएटिव अप्रोच के साथ लिटरेचर में आता है। उसकी सर्जनात्मकता ही यथार्थता को गति देती है, और यही एकमात्र पैमाना है जो साहित्य भावनात्मक परिवर्तन को दर्ज करता है। भावनात्मक परिवर्तन को दर्ज करने का उसके पास एक बड़ा पैमाना है। जैसे मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि जो लोग समाजों से वंचित रहे, इतिहास में जिनकी जगह नहीं रही, वो ऐतिहासिकता में अपने को सिद्ध होने की मांग करते हैं, साहित्य उनको चिन्हित करता है। साहित्य उनको गोबर और होरी कहता है। साहित्य उनको हीरो बनाता है। साहित्य केवल बड़े बढ़ुओं को, जमींदारों को, ताकतवर को नहीं बनाता। साहित्य का जो शक्ति विमर्श है वह समाज के शक्ति विमर्श से उलट है। जैसे आप गांव में जाइए तो चार जो लाठी वाले लठैत होते हैं, दबंग किस्म के, वो प्रमुख हैं। क्या वही लठैतगिरी आप साहित्य में लाएंगे? नहीं ला सकते। तो साहित्य का जो शक्ति विमर्श है वह कोमल कांत, किंतु समाज के उन हाशिए के लोगों तक जाता है जो बहुत समयों से उपेक्षित रहे या आज भी उपेक्षित हैं। यह इतिहास में उनकी जो स्थिति है उसको पुनर्मूल्यांकित करने का तरीका साहित्य बताता है। चाहे रेणु का प्रति परिकथा उपन्यास हो, चाहे वो महाभोज उपन्यास हो मन्नू भंडारी का, उसमें इन्हीं चीजों का वर्णन है कि व्यक्ति की ऐतिहासिकता अगर नहीं होती, नहीं उभरती, तो क्या प्रश्न खड़े होते हैं। यहां ऐतिहासिकता से अर्थ वो नहीं है जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के रूप में मार्क्सवाद में व्याख्यायित है। मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। मैं मानता हूं कि इतिहास के बहुत सारे रूपाकार हैं, बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे ध्वनि और अर्थबोध हैं, और इतिहास और जो आख्यान है, इतिहास और जो पौराणिकताएं हैं, या इतिहास और जो हमारी मौखिक परंपराएं हैं, उनमें बेसिक फर्क है। अब राम की कोई ऐतिहासिकता आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? डॉक्टर लोहिया ने कहा कि 3 ऐसे हमारे महाचरित्र हैं इस देश के, राम, शिव और कृष्ण।
जिनको लेके आप पैदा होते हैं और जिनको लेके मरते हैं, आप मर भी नहीं पाते। राम, कृष्ण और शिव, आप इनकी ऐतिहासिकता से क्या इसका अर्थ समझते हैं? वो हमारे मौखिक आख्यान ही नहीं है, वो हमारे जीवन के वो महानायक हैं कि जब भी हम कभी अंधेरे में होते हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है। उनके अच्छे बुरे पक्षों पर आप संघर्ष, क्योंकि हम लोग तांत्रिक हैं, हम उस पर विमर्श करते हैं। कई बार दूसरे विश्वासों के लोग अपने चीजों को इतना रूढ़ बना देते हैं कि आप देखते हैं कि एक किसी ने कोई बात कह दी तो उस पर पुनर्विचार के लिए पूरा समाज तैयार नहीं हुआ, सरतन से जुदा होने की बात हुई। लेकिन हम ऐसे समाजों से आते हैं जहां हम अपने ही पुनर्मूल्यांकन की बात करते हैं। हम में वो लोकतांत्रिकता है। हमारा ऐसा भारतीय समाज रहा है, सनातन समाज भी रहा है, जहां हम अपने को पुनर्मूल्यांकित करते हैं, पुनरीक्षित करते हैं, पुनर्परीक्षित करते हैं। यह हम में बहुवचनात्मकता है, यह हमारे साहित्य में भी बहुवचनात्मकता है। और कई बार कहा जाता है महाभारत के बारे में, चूंकि लोकमन की बात है तो मैं लोकमन को आपके सामने ला रहा हूं, कि जो कुछ महाभारत में नहीं कहा गया है वह कभी नहीं कहा जा सकता। ये महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं आपके सामने। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि अतिरेक, कि जो उसमें नहीं कहा गया वो नहीं कहा जाना चाहिए या नहीं उसमें आता है। मूल बात यह है कि इतने सारे चरित्रों को जिस तरह से व्याख्यायित किया गया है और जिस तरह से उनको रूपाकार दिया गया है, अब आपके पास समकाल में, कंटेम्परेरी टाइम्स में वो क्या स्पेस होगा कि ऐसे नए चरित्र आप गढ़ें और उन चरित्रों से आपकी भिन्नता हो। यानी हजारों साल पहले हमने वो मानदंड स्थापित किए हुए थे जो आज भी हमें चुनौतियां देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हमको बार बार शास्त्रों में जाने, उनको मथने, उनसे तमीज लेने, उनसे टकराने। मैंने कभी यह नहीं कहा अपने इस बातचीत के क्रम में आपसे कि आप उनको फॉलो करिए। मैंने कहा कि वो आपको पुनरीक्षित करने, पुनर्रचित करने की मांग करते हैं, वो रिक्रिएट करते हैं आपको। और यही विशेषता है हमारे लोकमन की, कि लोकमन आपको रिक्रिएट करता, पुनर्रचित करता है। जैसे एक अच्छी कविता आप नहीं रचते या आप रचते हैं, लेकिन कविता भी आपको रिक्रिएट करती है, आपको भी रचती है, पुनर्रचित करती है। इक्वली जैसे आप कविता रचते हैं वैसे कविता भी रचती है, फिर आप कविता रचते हैं, फिर कविता आपको रचती है। आप जीवन में अनेक बार रचे जाते हैं। यह जो भाव सृष्टि है, यह जो रचे जाने का भाव है, वह साहित्य में लोकमन का सबसे बड़ा प्रमाण है। रिक्रिएशन, रिक्रिएट किया जाना चाहिए अपने को। चूंकि आप जानते हैं कि अपना संपर्क आज का आदमी खुद से भूला बैठा है, खुद ही से। उसको दुनिया में आप जैसे, वो अगर फेसबुक पे है तो अमेरिका के किसी व्यक्ति से उसके संबंध हैं, चैट करेगा, पड़ोस के व्यक्ति से चैट नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, खुद से बात नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोग खुद से कब बात किए होंगे, आकाश से कब बात किए होंगे, तारों से कब बात किए होंगे, सूरज देव से कब बात किए होंगे, अपने घर के तालाब से कब बात किए। नहीं समय मिलता उनको। अपने घर के आंगन की जो नीम है उससे कब बात किए होंगे, चौरे की तुलसी से कब बात किए होंगे। खुद को आदमी निरंतर भूलता और भूलाता चला जा रहा है। ये हमारे जीवन का एक बड़ा यथार्थ है, बड़ा प्रश्न है। तो अपने से संपर्क को स्थापित करना है। यह ऐसा नहीं कि जोड़ना है। इसको कहते हैं हमारे शास्त्रों में कि जो आग के ऊपर राख हो जाती है, सिर्फ राख को हटाना है। आत्म तत्व तो सेम है, वही है। आत्म तत्व तो वही है, लेकिन चूंकि उस पर एक राख सी जम गई है तो उसको हटा देना आवश्यक है। क्योंकि हमारे समय का मशीनीकरण, हम लोग मैकेनाइज होते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम एक यंत्र युग में इस तरह से रह रहे हैं जो
हमारे यहाँ भाव सृष्टि है ही नहीं। हर चीज का जवाब मैकेनाइज्ड है। कटे छटे तरीके से रहो, कटे छटे तरीके से बात करो। एक 4 कमरे के फ्लैट में रहो और धीरे से कहीं उतरो, फिर कहीं जाओ, फिर आके उसी फ्लैट में बैठ जाओ। सृष्टि नहीं है आपकी, विस्तृति नहीं है, जुड़ाव नहीं है, कम होता जा रहा है। हम में से अनेक साथियों ने हमारी इस बात को गलत सिद्ध किया है, मैं उनके प्रति आदर रखता हूं। गलत करना चाहिए, लेकिन हम लगातार मैकेनाइजेशन की प्रोसेस में घिरते चले जा रहे हैं। और दुर्लभ ये बात देखिए कि एक तरफ कहा जा रहा है कि हम वैज्ञानिक हो रहे हैं, साइंटिफिक अप्रोच बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मशीनों की गुलामी हम पर हावी है। किसी चीज की गुलामी न करो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, न वेद की, न गुरु की, न लोक की। याद कीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा अपने एक निबंध में कि किसी चीज की दास्ता न करो, न वेद की, न गुरु की, न लोक की। यह बड़ी बात है। इसका अर्थ नहीं कि वेद के प्रति उनके मन में कोई निंदा भाव है, अत्यंत शास्त्रीयता उनके मन में है, अत्यंत आदर करते हैं। उन्होंने कहा कि आप उससे भी स्वायत्त होकर सोचो। जैसे हमारा ऋषि, वेदकालीन ऋषि जो एक दृष्टि रखता था, दृष्टा भाव रखता था, वो एक ऑटोनॉमी रखता था, स्वायत्तता रखता था, विचारों का एक संकुल होता था, वो विस्तृति देता था। तो एक इस जब आप मशीनीकरण से हटेंगे, अपने भीतर के मशीन को भी कम करेंगे, भावनाओं का संबल देंगे, मनुष्य की सृष्टि आपके भीतर होती रहेगी, मनुष्यता को संबलित करते रहेंगे, तो फिर युग की आंतरिकता की तलाश कर पाएंगे। अभी तक युग की केवल सामाजिकता की तलाश आप करते रहे, सामाजिकता की, सोशलिटी ऑफ द एज आप करते रहे। लेकिन जब अंतरंगता की तलाश करेंगे, तब साहित्य आपके भीतर के लोक मन को प्रकट करेगा। अंतरंगता कहाँ की? युग की अंतरंगता, भीतर दर्द को समझना होगा, युग के उस पीड़ा को समझना होगा, क्योंकि युग की पीड़ा में यह बात निहित है, जो कि साहित्य में भी द्योतित हो रहा है, कि हम सभी झूठ और मुखौटों के बीच में घिर गए। हम एक चौराहे पे जाते हैं, हमको 5-6 आदमी दिख जाते हैं। एक चेहरे में कई चेहरे आपको दिखते हैं, नहीं भी दिखते हैं। इतनी लेयर्स होती हैं उसकी कि आपको लगता है कि कौन सा चेहरा सच है, कौन सा चेहरा सच नहीं है। आप परेशान कुल हैं। आप ये सोचते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप एक बीहड़ द्वंद में चले जाते हैं। यह एक जीवन का भी समकाल है और आपके साहित्य का भी समकाल है। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी बौद्धिक औपचारिकताओं से घिर चुके हैं और धीरे धीरे जो इंटेलेक्चुअल टफनेस आपके भीतर है, उसने एक दूसरा आकार ले लिया है। वह एक औपचारिक, फॉर्मल होती चली गई। यानी मनुष्य की जो एक हंसी, ठट्ठापन, मजाकिया अंदाज, मस्त रहने का जो भाव है, मस्त फकीरी का भाव, वो खत्म होके फॉर्मेलिटी में तब्दील होता चला गया। आदमी एक औपचारिकता में बदल गया है या बदलता चला जा रहा है। ये साहित्य आज का दिखाता है, आपको बताता है कि हम फॉर्मेलिटी में एक तरह से होते चले जा रहे हैं। फॉर्मेलिटी करें और फॉर्मेलिटी हमसे कोई करे। उदाहरण के रूप में छोटी सी बात मैं दे रहा हूं, है तो बहुत अच्छा उदाहरण नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए काफी होगा, क्योंकि हमारे कई ऐसे मित्र होंगे जो एकदम से साहित्य के भीतर के नहीं होंगे। आप किसी के घर गए, मान लीजिए 10-15 किस्म की मिठाइयां ला के अलग अलग उसने डिब्बे में रखा और एको बार नहीं पूछा कि भैया ले लो, वो रख दिया आपके सामने, ले उठाओ खाओ, पूछेगा नहीं आप। फॉर्मल आप होते चले गए हैं, बेहद आप मतलब औपचारिक होते चले गए हैं। ये हमारे जीवन की कुछ विरल सच्चाइयों में एक है और इससे जिस तरह की विडंबनाएं जीवन में पैदा हुई हैं, वो इस समय के साहित्य में उभर के आई हैं। विडंबनाओं का जो घटाटोप है पूरी तरह से वो उभर के आया हुआ है। और यही कारण है
कि जब आप इस तरह के वातावरण में होते हैं तो अनेक बार आप ऐसा स्वरूप धारण करते हैं कि लगता है कि कला विरोधी आप हो गए। कई बार लोग कहते हैं ना कि छोड़ो यार, ये सब करने की जरूरत क्या है, साहित्य क्यों चाहिए हमको भैया, ये सवाल पूछा गया। व्हाई लिटरेचर, साहित्य क्यों चाहिए? अगर साहित्य के बगैर काम चल रहा है, हमको फ्रिज, सोफा, कार, बड़ी बड़ी पैसा, रुपया, ताकत, तो लिटरेचर की जरूरत क्या है? क्यों लिटरेचर होना चाहिए बताइए? हमें क्यों उपन्यास पढ़ने चाहिए? हमें कविताएं क्यों पढ़नी चाहिए? उसका सबसे बड़ा पक्ष यह है, मैं एमबीए के भी विद्यार्थियों से कहता हूं, साइंस के भी विद्यार्थियों से कहता हूं कि साहित्य से अच्छा प्रबंधन तंत्र आप कहीं सीख नहीं सकते। साहित्य में जो रीजनिंग है, तार्किकता है, वह कहीं नहीं है। साहित्य में जो संवेदनशीलता है, वो कहीं नहीं है। दुनिया की सबसे अच्छी डेमोक्रेसी अगर है तो वो केवल साहित्य में है। और जगह सिर्फ डेमोक्रेसी दिखाने के लिए पार्टियों के अध्यक्ष जिस तरह से चुने जाते हैं, आपको मालूम है, वो फॉर्मल होते हैं, औपचारिक होते हैं, उनकी रिमोट कंट्रोल कहीं और होती है। किसी पार्टी की बात मैं कह रहा हूं, अमूमन। लेकिन साहित्य में वो बात नहीं है। साहित्य में पक्ष का भी प्रतिपक्ष है और प्रतिपक्ष का भी प्रतिपक्ष है। क्या कमाल की जगह है साहित्य। इतनी लोकतांत्रिकताएं हैं, इतनी बहुवचनात्मकताएं हैं कि आप खुद की बात का भी प्रतिरोध कर सकते हैं। वही स्पेस है पूरी दुनिया में जहां पे आप अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेसी में रख सकते हैं। और फिर इस बहाने आप अर्थ और प्रासंगिकता की खोज कर सकते हैं, एक नई अर्थध्वनि ला सकते हैं, शब्द के अनेक समुच्चय ला सकते हैं, जीवन की भाषा को आप तय कर सकते हैं, खोज सकते हैं, दृष्टिपात कर सकते हैं। और जब हम प्रासंगिकता कहते हैं तो वो एक बड़ा प्रश्न है। मैं कई बार इस शब्द से सहमत नहीं होता हूं। हम लोग एमए के बच्चों को कई बार पूछते हैं, या कई लोग, बताओ भाई प्रेमचंद के साहित्य में आज के समय की क्या प्रासंगिकता है? अब भैया प्रासंगिकता का क्या मतलब हुआ? साहित्य केवल प्रासंगिकता के लिए नहीं लिखा जाता, वो अप्रासंगिक भी करता है, फेल भी करता है लिटरेचर। मैं एक चीज बताऊं कि टीएस इलियट की अनेक कविताएं, आप जो विद्वान यहां बैठे हैं जानते होंगे, राजतंत्र का समर्थन करती हैं, बेहद राजतंत्र का। डेमोक्रेसी का उतना समर्थन नहीं करती। लेकिन क्या उससे टीएस इलियट की कविता का कद छोटा होता है? नहीं होता, नहीं होता। दूसरा मैं उदाहरण दे रहा हूं, अज्ञे की कविताएं 10,000 के बीच में नहीं सुनी जा सकती, उन्होंने भी नहीं सुना। तो क्या जो फूहड़ किस्म की कविताएं मंचों पे खड़े होकर गाई जाती हैं वो उससे बेहतर हो जाती हैं? आप बताइए मुझे। अज्ञे की कविताएं जो कि खुद ही बेचारे कहते थे, खुद ही सुन लेते थे, कई बार भाई 100, 200, 300, 400 आदमी उनको सुनते थे, और एक तरफ 15-20 हजार की भीड़ में 1-1 लाख के ठेके पे लोग आते हैं कविता सुनाने के लिए, 1-1 लाख ठेका लेते हैं। करार होता है, एग्रीमेंट होता है, भैया लाओ इतना, 4-5 कवि अपने साथ लेके आते हैं, पूरा वो करते हैं, 3 घंटा का ठेका लेते हैं। तो क्या इससे उनकी कविता प्रासंगिक हो गई? मैं मतलब जैसे जानना चाहता हूं, आप अपने से भी जानना चाहता हूं, आपसे भी, कि लोग वाह वाह करते जा रहे हैं तो क्या उनकी कविता रेलेवेंट हो गई? यानी रेलेवेंट होना भी एक बहुत सारा प्रश्नांकन का मामला है कि क्या रेलेवेंट है, क्या रेलेवेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए इस गझिन चीज में कि हम एक अर्थध्वनि की खोज करते हैं, ये ज्यादा कहना अच्छा होगा। हम जीवन में मनुष्य होकर के गहरी मनुष्यता के आरेखन में हैं, उसका रेखा चित्र बनाते हैं, जीवन की छवियों की खोज में हैं, जीवन की मार्मिकताओं की खोज में हैं। हमारा जो मन है, वह जो चित्त हमारे भीतर है, वह एक लोकात्मकता की है, जनात्मकता की है, क्योंकि साहित्य उसी लोक मन की गहन अभिव्यक्ति है, उसी जन मन की गहन। लोक और जन का बेहद फर्क है।
यानी फोक और पब्लिक में बेहद फर्क है, लेकिन दोनों आपस में मेल भी करते हैं, फोक और पब्लिक। साहित्य इन्हीं की समष्टि है, साहित्य इनकी व्यष्टि भी है, और इस तरह से साहित्य से जो रचा जाता है, जो साहित्य के प्रेजेंट में जो लिखा जाता है, जो लिखा जा रहा है, वह हमारे समय के दुख को, हमारे समय की प्रसन्नता को, हमारे समय के तनाव को, हमारे समय के हाशिए को, हमारे समय के भारतीय प्रश्नों को, हमारे समय के वैश्विक प्रश्नों को उठाता है। साहित्य केवल समाधान नहीं देता, साहित्य सवाल भी उठाता है और आप पर छोड़ता है, क्योंकि वह डेमोक्रेटिक है कि आप उसके उत्तर स्वयं ढूंढें। बहुत बहुत आभार आप सबका, और बहुत बहुत आपकी प्रति मेरी विनम्रता। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज के विषय को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसा कि जिस प्रकार से विषय है, विषय के अनुरूप अनेक कवि, आलोचक और साथ ही रामायण, महाभारत और वर्तमान की जो घटना अभी घटित हो रही है उनका आपने उदाहरण दिया है, और उदाहरण देते हुए आपने साहित्य का जो महत्व है उसको आपने समझाया है, जिससे निश्चय ही यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण लाभान्वित हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अगली कड़ी में अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूं। वे आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। स्वागत है सर। अध्यक्ष महोदय की अगर अनुमति हो तो मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। सर। जी जी जी, कृपया कीजिए। हमारे जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था तो अक्सर श्री नरेश मेहता जी से बातचीत होती थी। वो हमेशा एक फ्रेज इस्तेमाल करते थे कि साहित्य सदा वाम रहता है। आपकी इस बात से कितनी सहमति या असहमति? नहीं, बात तो सही उन्होंने कहा, बल्कि शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता है, वाम 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 दिशा समय साम्यवादी। लेकिन शमशेर बहादुर सिंह का जो वाम है और जो एक ऑर्गेनाइजेशनल जो वाम है, दोनों में फर्क है सर। वहां वाम से अर्थ है कि साहित्य जीवन के उन प्रश्नों को खड़ा करता है जो केवल प्रतिपक्षी खड़ा कर सकता है। वहां वाम का अर्थ मेरी दृष्टि में यह है, जो सवालों को खड़ा करे। आप सब जानते हैं कि श्री नरेश मेहता जी इतने गहरे भारतीय, मेरी तो लगातार, मैं इलाहाबाद में रहा हूं, लुकरगंज में वो रहते थे, एक लुकरगंज उनका पता था, 100 लुकरगंज। उनके महाप्रस्थान से लेकर के उनकी जितनी भी कविताएं हैं वो सब हमारे आर्ष ग्रंथों का सुपरिणाम है। उनकी भाषा में भी जो लालित्य है वो हमारे प्राचीन ग्रंथों से होकर के आता है। उन्हें ज्ञानपीठ मिला, हम सब गौरवान्वित हैं, स्पेशली जो लोग भारतीय जीवन मूल्यों को मानते हैं। वो यहाँ वाम से अर्थ उनका यह है कि जो समाज में जो कहा जाना चाहिए, कहा जाने से जो लोग अक्सर बचते हैं, जो अक्सर केंद्रीयताएं बन जाती हैं, उनसे इतर लोग कहना नहीं चाहते। वह कहने के लिए जो उत्सुकता है वो वाम में होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि वाम का बहुत ही रूढ़ अर्थ लगा लिया गया है आजकल कि वाम का अर्थ लेफ्ट और लेफ्ट का अर्थ मार्क्सिस्ट। यह सही नहीं है जी। आभार। धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी से आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। यह एक सुंदर आयोजन है हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के द्वारा, और अभिनंदनीय है। जितना भी स्वागत किया जाए कम है। जैसा कि प्रोफेसर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव जी परिचयदास आज जो हमारे इस आयोजन में सारस्वत व्याख्यान के लिए उपस्थित रहे और इतना सुंदर व्याख्यान दिया, उन्होंने शुरुआत में, प्रारंभ में जो चिंताएं व्यक्त की, चाहे वे सूचनाओं के मकर जाल
और वो मकर जाल भी कैसा, बाजार, राजनीति और न जाने कितनी प्रकार की हिंसाएं, चाहे वो सर तन से जुदा करने का विषय हो या 35 टुकड़े। ऐसे समय में साहित्य का समकाल, जब आदरणीय प्रोफेसर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव जी हम सबके मार्गदर्शक कई बहुत समय से रहे हैं, पत्रिकाओं के संपादन, उनके लेख आदि को हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहे हैं। ऐसे समय में जब वो इन संकटों की चर्चा करते हैं और यह भी बताते हैं कि साहित्य का समकाल अर्थात हमारा संपूर्ण जीवन व्यवहार, हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, यहाँ तक साहित्य का समकाल उपस्थित होता है। और फिर वो जब दूसरी बात की चर्चा करते हैं, बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बता दिया कि लोकमन अर्थात हम दूसरे के मन में अवस्थित हो सकें। आज मन की बात चल रही थी, हमारे आदरणीय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक गीत गुंजायमान हो चुका, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। मन की बात के दौरान ये चर्चा हुई। मन की बात जो दूसरों के मन में अवस्थित हो सके, पीर पराई जाने रे, वहां से लोकमन की शुरुआत होती है। वह लोकमन क्या हमारे साहित्य का जो समकाल है उसमें है? बहुत अच्छा विषय रखा गया, साहित्य का समकाल और लोकमन। साहित्य के समकाल में लोकमन ऐसा नहीं, या साहित्य के समकाल का लोकमन ऐसा नहीं, साहित्य का समकाल और लोकमन। असल में प्रोफेसर जो हमारे सामने बोल रहे थे आदरणीय रविन्द्रनाथ जी, उनके इस अध्यक्षीय वक्तव्य के बाद बहुत सा स्कोप बचा हुआ है, बहुत एक बहुत बड़ा फलक हमारे सामने है कि हम इसको चिंतन करें, इस पर सोचें, इस पर और अधिक दृष्टि डालें और कई प्रकार से नई दृष्टियां विकसित करें कि साहित्य का समकाल और लोकमन कहाँ पर है आजकल। सुंदरकांड का एक प्रसंग ध्यान में आता है वाल्मीकि रामायण में, और उसमें जब हनुमान जी संकट मोचक की स्थिति में सीता जी के सामने उपस्थित होते हैं, तो वह मन में विचार करते हैं कि मैं सीता जी के सामने कैसे उपस्थित हूं, किस भाषा में उनसे बात करूं, भाषा तक का विचार करते हैं वो। और भाषा के विचार को करते हुए वो सोचते हैं अगर मैंने संस्कृत बोली तो उसे तो रावण भी बोलता है, और रावण जब बोलता है तो वो संस्कृत एक विद्वानों की भाषा हो जाती है, बड़े बौद्धिक जनों की भाषा हो जाती है, और मैं ऐसे उपस्थित होऊंगा तो रावण के गुट का मुझे राक्षस संप्रदाय से जुड़ा हुआ ना मान ले माता सीता। वो सोचते हैं मुझे किस भाषा में बोलना चाहिए। ऐसे में उनके मन में ध्यान आता है कि जो मैथिली, आपने शुरू में चर्चा की कि मैथिली से आप जुड़े रहे हैं, अवधि जो उनके आसपास की भाषा है, जो लोक की भाषा है, जो मानुष की भाषा है, मनुष्य अव्यक्तम, कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग भी वाल्मीकि रामायण ने किया, जो मानुष की भाषा है उसमें मैं बात करूंगा। सीता के मन में अवस्थित होने के लिए अगर संकट मोचक हनुमान को किसी भाषा, किसी परिवेश की ओर जाना पड़ा तो वह उनसे जुड़ा हुआ लोक था। यही लोक मन है कि एक संकट मोचक तभी संकट मोचक हो सकता है, साहित्य तभी संकट मोचक हो सकता है, विमुक्त कर सकता है हमें, जैसा कि आदरणीय रविन्द्रनाथ जी ने कहा, तब वह लोक मन में अवस्थित होता है। UR अनंत मूर्ति कन्नड़ के बहुत प्रख्यात शिल्पी और साहित्यकार हुए, उन्होंने भी यही बात कही, शायद यहीं से उन्होंने प्रसंग यहीं से प्रेरणा लिया हो। वो कहते हैं कि जब आप तीक्ष्ण बुद्धि आपके पास होती है और वह भाव आपके पास होता है, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि केवल है तो वो आपको राक्षस बना देगा। आपको भाव का अगर स्पर्श नहीं है, आपके बुद्धि के साथ भाव नहीं मिलता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर केवल भाव के बिना आपके पास बुद्धि नहीं है और आप भावुक हैं तो एक बह रहे मवाद की तरह हैं आप। और इसके आगे जो वो बात कहते हैं कि आपके पास तीक्ष्ण बुद्धि है, आपके पास भावुकता है, लेकिन लोक संस्कृति की आपको जानकारी नहीं है तो आप ब्रह्म राक्षस,
उस बौद्धिक विलास, उस बुद्धिवादी डोर पर लटके हुए ब्रह्म राक्षस के समान है, जो कि भावुक है, जो कि बुद्धिमान है, जो बौद्धिक है, लेकिन लोक संस्कृति की जानकारी नहीं है। यह है लोक मन, दूसरों के मन में अवस्थित होना। अभी मैं किन्हीं कारणों से एक पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ था, आदरणीय प्रोफेसर रविंद्र दास जी नवीरनाथ जी की अनुमति से मैं ये अनुभव आपसे साझा करूंगा। तो वहां पर गणित का पाठ्यक्रम बन रहा था। उस गणित के पाठ्यक्रम में यह विषय आया कि आपके पास 4 लड्डू हैं और वो 4 लड्डू जो है आपको घर के 5 सदस्यों में बांटने हैं। तो आप कैसे बांटेंगे 4 लड्डू उन घर के 5 सदस्यों में? गणित के पुस्तक में यह प्रश्न जाना है। उत्तर क्या आएगा? 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। लेकिन जब लोक मन, जब आपका क्रियाशील होगा, तो बच्चा तो यहां तक पहुंचेगा कि नहीं, दादाजी को लड्डू कम खाना रहता है क्योंकि वो किसी विशेष कारणों से कम लड्डू खाते हैं, तो उनका लड्डू तो हर बार मेरे हिस्से में आ जाता है। और जो मम्मी है, उनका आधा लड्डू भैया के हिस्से में चला जाता है, तो 1/5 तो चलेगा नहीं। अब यहाँ पर जो गणित है, जो प्रोफेसर रविन्द्रनाथ जी जो बात कर रहे थे वैज्ञानिकता की, जो गणित की, जो सूचनाओं के मकर जाल की, वो कैसे काम करेगा अगर हमने लोक मन को समझा नहीं। आज विज्ञान को, आज गणित को, आज सूचनाओं के मकर जाल को, और अगर हम साहित्य के समकाल को सच में जीना चाहते हैं, तो लोक मन तक पहुंचना पड़ेगा, दूसरों के मन में अवस्थित होना पड़ेगा। बहुत सुंदर विषय हमारे गंगाधर जी जो संचालन कर रहे थे, आदरणीय अलका झा जी ने स्वागत वक्तव्य दिया, घनश्याम जी, सरस जी, सिद्धार्थ जी, अतुल जी, अमन जी, सुनीता जी, और हम सबके मार्गदर्शक में पूर्व में भी जुड़ा रहा हूं आदरणीय डॉक्टर सोमनाथ शर्मा जी, जिनका लोक से जो जुड़े रहे हैं और जहां पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, वहां पर भी उन्होंने लोक का विशेष प्रभाव रखा है, बनाए रखा है, और अभी तक वो लोक वहां पर बना हुआ है। ऐसे हमारे डॉक्टर सोमनाथ शर्मा जी, हमारे आदरणीय सोमनाथ शर्मा जी हम सबके साथ में हैं। ऐसे में मैं अधिक क्या बात करूं, अधिक क्या बोलूं। आपने अच्छा किया जो मुझे अध्यक्ष बना दिया। मैं कभी कभी सोचता था कि जो याकवल संवाद होता है उसमें राजा विदेह कौन होते हैं जो अनुमति देंगे किसी को ये करने का, वो करने का, लेकिन फिर मुझे ध्यान में आया कि जो युवा है, राजा ही सबसे युवा होता है, जो कि अध्ययन, अध्यापन और अधिक अच्छे तरीके से चिंतन में कम, उसको आप अध्यक्ष बना दीजिए तो शुरू से लेके अंत तक पूरे कार्यक्रम को अच्छे से सुनेगा और उसके अंदर एक चिंतन, एक दृष्टि विकसित होगी। तो निश्चित रूप से अध्यक्ष को अधिक युवा होना चाहिए और मैं अधिक युवा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला और ऐसे आयोजन हमेशा चलते रहें। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ और उससे जुड़े हुए सभी लोगों का ये जो आयोजन है निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। प्रोफेसर रविन्द्रनाथ जी की इस कड़ी में और पूर्व में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे हैं। हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस प्रकार से साहित्य निरंतर आगे बढ़ते रहता है, जिस प्रकार से साहित्य निरंतर आगे बढ़ते रहता है, वैसे ही हर युवा आगे बढ़ते रहता है। मनुष्य की कभी जिस प्रकार से हम बात करते हैं मनुष्य की, तो मनुष्य हर समय हर पल हमेशा जवान बना रहता है अपने विचारों के साथ। तो वैसे ही आपके विचार भी रहे हैं। आपने बहुत ही कम समय में आपने अपने विषय को रखा है, पौराणिक संदर्भों का आपने उदाहरण दिया है। तो बाद में जिस प्रकार से आपने इस विषय को, लोक मन को जिस प्रकार से आपने प्रस्तुत किया है, वो हमारे लिए अवश्य ही लाभदायक हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अतिथियों का मानद सदस्यता हेतु सोमदत्त शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, वे आए और 2 शब्द कहें। स्वागत है सर। धन्यवाद रामडगे जी। आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी, आज के कार्यक्रम के सम्मानित प्रबुद्ध वक्ता आदरणीय डॉक्टर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव जी और मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके जैसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं।
किसी संगठन से जुड़ना अपने आप में कोई बहुत ऐसी चीज नहीं होती अगर आपके भीतर सीखने का भाव ना हो। तो मैं इसी भाव से संगठन के साथ जुड़ा कि मुझे आपके जैसे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज का जो विषय आदरणीय परिचयदास जी ने लिया अद्भुत था। लोकमन की जिस तरह से उन्होंने व्याख्या की और आज के साहित्य और लोकमन के अंतर संबंध को जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से हम सबके लिए विचारणीय विषय उन्होंने बहुत सारे दे दिए। तो कहावत है गागर में सागर, तो डॉक्टर साहब ने एक गागर में पता नहीं कितने सागर भरे हैं, ये आज हमको सुनने को मिला है। हमारी परंपरा है कि हम जिन अतिथियों को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं उन्हें हम संगठन की मानद सदस्यता प्रदान करते हैं। मैंने जब आदरणीय परिचयदास जी के सामने ये प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, बहुत सीधा सा मसला है कि मैं बंधना नहीं चाहता, किसी संगठन का सदस्य नहीं होना चाहता, मैं किसी विचार से बंधना नहीं चाहता। ये अलग बात है कि उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता हम सबको मालूम है, लेकिन आपने यहाँ भी देखा होगा कि हमारे साथ में जितने तरह के लोग हैं और जिस तरीके के हम कार्यक्रम आयोजित संगठन करता है उसमें तरह तरह की विचारधारा के लोग हैं। तरह तरह की विचारधारा का मतलब ये कि स्वतंत्र चेता लोग हैं। हम उनको बिल्कुल इस बात के लिए प्रतिबद्ध नहीं करते या कि आपको इसी तरह से सोचना है या आपको इसी तरीके से विचारना है, इसी तरीके से लिखना है। हाँ, जिस चीज पर हम विचार हम जो 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 हमारा फोकस रहता है वो लोक मन पर फोकस जरूर रहता है और एक लोक चित्त पर हमारा फोकस जरूर रहता है, लोक चिति जिसको आप कहते हैं। और मुझे लगता है कि सारा विषय आज जो आदरणीय परिचयदास जी ने लिया वो उसी के केंद्र, उसी के चारों तरफ घूम रहा था। तो अब हमारे सामने एक धर्म संकट है कि हम मानव सदस्यता उनको देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब के सामने एक उनकी अपनी प्रतिज्ञा है कि वो किसी संगठन के साथ जुड़ना नहीं चाहते। तो ये हम उनके ऊपर छोड़ते हैं। अगर वो मानव सदस्यता लेते हैं बहुत अच्छा है, नहीं लेते तब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनको अपने साथ जुड़ा हुआ ही महसूस करते हैं। वेद मित्र जी हमारे अंतरंग है, हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में जुड़े रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपने स्क्रीन पर मानद सदस्यता देख ली होगी। आप अपना जो ईमेल आईडी है वो अगर दे देंगे तो हम सदस्य उसको आपको प्रेषित कर देंगे। हम एक बार फिर डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि हम आपको बिल्कुल इस बात के लिए प्रतिबद्ध नहीं करेंगे कि आप ऐसे ही सोचें, ऐसे ही लिखें या ऐसे ही कुछ करें। आप स्वतंत्र चेता व्यक्ति हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सब लोग स्वतंत्र चेता है, इसलिए हमने कहीं कोई प्रतिबंध इस तरीके का नहीं लगाया और सर्जना के किसी एक क्षेत्र पर हमने फोकस नहीं। सृजन के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे फिर वो संगीतकार हैं, चाहे फिर वो चित्रकार हैं, चाहे फिर वो किसी और दूसरे विषय से सृजन के जुड़े हुए हैं, वो सब हमारे इस मंच पर आते रहे हैं और आते हैं। उनका व्याख्यान हम लोगों ने किया। वो किसी वाद से प्रतिबद्ध नहीं है, किसी विचार से प्रतिबद्ध नहीं है, लेकिन बात वो जब यहाँ आए तो उन्होंने वही बात की जो आप कर रहे थे। हमने डॉक्टर विनोद पाठक जी को आमंत्रित किया, वो बड़े प्रसिद्ध चित्रकार हमारे देश के। उन्होंने वो बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल आपके इर्द गिर्द ही सारी बात की। क्योंकि हमारा जो विचार है वो अगर हम लोकमन को नहीं समझते, जैसा परिचयदास जी ने कहा, तो हम सर्जक नहीं हो सकते। बाकी हम कुछ भी हो जाए, सर्जक नहीं हो सकते। तो सृजन के जितने भी क्षेत्र हैं हमने सबको आमंत्रित किया और किसी विचार के लिए हम कोई बहुत हमारा कोई वैमनस्य किसी विचार से नहीं है, क्योंकि धारा है तो
अभी डॉक्टर साहब के जो वक्तव्य में उन्होंने नागार्जुन की भी बात की। अब नागार्जुन को तो हम सब जानते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण में ये आपने मेहता जी की भी बात की। मेहता जी को हम सब लोग जानते हैं और दोनों दो ध्रुव हैं, ये भी जानते हैं। तो हम बिल्कुल आपको इस चीज के लिए प्रतिबद्ध नहीं करेंगे कि आप अपनी विचारधारा से, अपने सोच से आप अलग हो, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि आप संगठन के साथ जुड़े रहें और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। और आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम एक नई दिशा की तरफ बढ़ने का प्रयास हम लोग जो कर रहे हैं वो हम निश्चित रूप से कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप दोनों लोग हमारे मंच पर आए, अब तो मंच ये आपका भी मंच है, तो बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और इस अपेक्षा के साथ कि आप लगातार हमारे मंच से जुड़े रहेंगे। दूसरे और चौथे रविवार को हमारे ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो आप हमेशा जुड़े, ऐसा मेरा विश्वास है और मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं और साथ ही हमारे अभिभावक भी हैं। आपने कम समय में अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के बारे में बताया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सुश्री सुमिता को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आए और आज के सभी वक्ता श्रोताओं को धन्यवाद ज्ञापन हेतु वो आए और सबका धन्यवाद ज्ञापन करें। सुश्री सुमिता जी। धन्यवाद भैया। इस ऑनलाइन पटल पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत चिंतनशील और सक्रिय संगठन है। यह मेरे लिए आनंद पाटिल सर ने मुझे इस संघ के साथ जुड़ने और इसमें भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। यह सानिध्य और अनुभूति अविस्मरणीय है। संघ सतत व्याख्यानों का आयोजन कर लोकमन की टो लेने का काम भी कर रहा है। साथ ही साथ दूसरे और गहरे अर्थों में लोक के मन को सतत भारत उन्मुखी बनाने का काम कर रहा है। व्याख्यानों की श्रृंखला में आज हमें आदरणीय डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव परिचयदास जी को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं लगातार देख रही हूँ कि संघ राष्ट्रवाद के मापदंड को पुनः परिभाषित करते हुए ऐसे विषय और वक्ताओं को सामने ला रहा है जिससे एक नई धारा बनने का आभास हो रहा है। आनंद पाटिल सर और सोमदत्त सर की दृष्टि के साथ हम कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कार्य को मजबूत बनाने में आदरणीय रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी की व्याख्यान और वेद मित्र शुक्ल जी का अध्यक्ष उद्बोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सच कहते हैं कि लेखकीय दायित्व का निर्वाह भी बहुत बड़ा योगदान है। आप दोनों अतिथियों के परिचय से ही हम अभिभूत थे। आपको सुनकर हृदय और बुद्धि अत्यंत जागृत हो गया है। साहित्य को किसी अनजानी दुनिया का अलग थलग राष्ट्र और लोकमन की था लेते हुए एक नवीन तर्क संगत पक्ष चर्चा में लाने के लिए दोनों अतिथि सोमदत्त जी और आनंद पाटिल सर का बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम से यह भी सिद्ध होता है कि अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ समय समय पर आयोजित होने वाले व्याख्यानों के माध्यम से अपनी दृष्टि अत्यंत स्पष्ट कर रहा है। आदरणीय रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी और वेद मित्र शुक्ल जी के व्याख्यानों ने उसे और मजबूती प्रदान की है। आपका आधिक आभार सर। जैसा राधा को श्री कृष्ण की बातें से सुन और आनंद मिलता है, वैसे ही हमें हमारे विद्वानों को सुनने से आनंद तो मिलता ही है, ज्ञानवर्धन भी होता है। आपका शतक आभार। आदरणीय कार्यक्रम का अत्यंत सुचारू रूप से संचालन करने के लिए मेरे अग्रज आदरणीय डॉक्टर गंगाधर राम दगे जी, स्वागत वक्तव्य देने वाली बहन अलका झा जी और कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से जुड़े श्रोता पदाधिकारियों के साथ साथ डॉक्टर अतुल गुप्त जी, श्री अमन अंगिरिशी जी,
फिल्मकार श्री अभिजीत कुमार जी और पूरी तकनीकी टीम का विशेष आभार, क्योंकि आप सबके बिना ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनों की कल्पना करना कठिन है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए विशिष्ट है। आपके बिना कार्यक्रम अपूर्ण ही कहलाएगा। आपकी उपस्थिति से ही यह अपूर्व बनता है। आप सबका बहुत बहुत आभार। अंत में नए मित्र एवं वरिष्ठों से निवेदन है कि अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ से जुड़िए और समविचारी विद्वानों को जोड़िए। सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सुमिता, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से और सुचारू रूप से सबका धन्यवाद ज्ञापन किया है, इसलिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। और हमारी ये परंपरा रही है कि कार्यक्रम का समापन हम कल्याण मंत्र के साथ करते हैं। तो उससे पहले रामटेके जी एक सूचना मैं देना चाहता हूँ। जी सर। अगला जो दूसरा रविवार है उसमें हिंदी की बड़े प्रख्यात निबंधकार डॉक्टर श्रीराम परिहार जी आएंगे। उनका उद्बोधन हम व्यक्तिगत जुड़े उसका और बहुत सुंदर व्याख्यान सुनने को मिलेगा। इतनी सी एक सूचना है। जी जी रामटेके जी। बहुत अच्छा व्याख्यान रहा, बहुत अच्छा अध्यक्षीय उद्बोधन। आप दोनों का विशेष आभार। और जो कई मित्र अत्यंत संक्षिप्त निवेदन पर सूचना पर जुड़े, उन सबका आभार। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के चैनल के डिटेल्स मैंने चैट बॉक्स में दिए हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया आप उस चैनल पर जाएं, देखें। इससे पहले की भी व्याख्यान वहां उपलब्ध है। आप रविंद्रनाथ जी को फिर से सुन सकते हैं उस चैनल पर। ये आज रात फिर लाइव हो जाएगा हमारे YouTube चैनल पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। धन्यवाद सर। आज के मुख्य वक्ता तथा अध्यक्ष की अनुमति से कल्याण मंत्र के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्कार।